आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, विजय कुमार अपने नगर में व्यापार करते करते ऊब चुका था। उसने सोचा इस नगर में मेरी अभ्युन्नति नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई गांव या कोई कोई शहर परभोगी होता है। मतलब बाहर से कोई आता है और वहां पर व्यापार करता है तो उसकी फटाफट अभ्युन्नति हो जाती है, और वहीं पे रहने वाला जो है वो वहीं का वहीं रहता है, आगे उन्नति ही नहीं कर पाता। तो उसने सोचा हो सकता है कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर जहां मैं जाऊं और मेरे भाग्य का उदय वहां पर हो जाए। उस समय उसके पांच स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने सोचा 5 स्वर्ण मुद्राएं मेरे को व्यापार करने के लिए बहुत है। चलो इन 5 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर मैं अपने भाग्य को आजमाता हूं। और वो अज्ञात शहर की ओर, जहां पर कि उसने कभी सोचा नहीं मैं जाऊंगा, निकल पड़ा। रास्ते में पहले जमाने के अंदर पद यात्रा ही करनी पड़ती थी। रास्ता सुनसान था, पगडंडी के रास्ते से जा रहा था। सोचा कि कोई हम सफर मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई राहगीर मेरे साथ चलने वाला मिल जाए तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। पर सुदूर तक उसे कोई नहीं दिखा। कभी तेज चलता, कभी धीमे गति से चलता, और सायंकाल होते होते जब सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा था तो उसका ध्यान गया करीब 2-3 फरलांग आगे एक महात्मा चल रहे थे उसी रास्ते से। उसने सोचा कि ये महात्मा भी शायद कहीं और जा रहे हैं। चलो इनका साथ मिल गया तो फिर तो मजा आ जाएगा, क्योंकि महात्मा बोले तो त्यागी, तपस्वी, उनके पास साधना, उनका ज्ञान, उनसे वार्तालाप करते करते रास्ता कब कट जाएगा पता ही नहीं चलेगा। भागते भागते उसने महात्मा को पकड़ लिया और प्रणाम करते हुए कहने लगा कि महात्मा आप कहां जा रहे हो? पर महात्मा चुप रहे। उल्टा महात्मा ने प्रति प्रश्न पूछ लिया कि तुम कहां जा रहे हो? तो उसने कहा मेरे पास 5 स्वर्ण मुद्रा है, उन्हें लेकर मैं व्यापार हेतु किसी ऐसे शहर में जाना चाहता हूं जहां पर कि मेरा भाग्य मुझे साथ दे। सुन के महात्मा चुप रहे, चलते गए, क्योंकि अंधकार होने के पहले पहले उन्हें किसी गांव तक पहुंचना था। जब 1-2 किलोमीटर चलने के बाद भी महात्मा कुछ नहीं बोले तो इसे बोझ सा लगने लगा कि साथ में होते हुए भी ये महात्मा साथ ही नहीं दे रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। आखिर उसने कहा कि महात्मन कुछ ना कुछ छोटी मोटी कहानी सुना दो, क्योंकि आपके पास तो बहुत ज्ञान होता है, आप तो ज्ञान के भंडार हो, तो रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे मैं व्यर्थ के अंदर कोई बात नहीं बताता। यदि तुम्हें मेरी बात सुनना है तो एक बात के बदले तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा देनी पड़ेगी। इसने बहुत सोचा क्या किया जाए, ये महात्मा तो स्वर्ण मुद्राएं मांग रहे हैं, मैंने कहां से इनको बता दिया कि मेरे पास 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं, मुझे नहीं बताना चाहिए था। खैर, पर ये विजय कुमार जो था ये ज्ञान का पिपासु था। उसने कुछ नहीं सोचा और 5 स्वर्ण मुद्राओं में से 1 स्वर्ण मुद्रा निकाली और महात्मा के हाथों में रखकर कहने लगा कि अब कोई बात सुनाओ। महात्मा बोले कि देखो तुम व्यापार की दृष्टि से जा रहे हो, जरूरी नहीं है तुम व्यापार ही करो। पहली बार जो तुम्हें मिलेगा और यदि वो तुम्हें कुछ ऑफर दे काम करने का भी, तो ना मत कहना, चाहे वो काम कैसा भी हो। बड़ी ईमानदारीता के साथ में, मेहनत के साथ में, और उस काम को अपना खुद का काम है ऐसा समझ कर करना।
महात्मा चुप हो गए। उसने कहा ठीक है महात्मा, पर कहानी तो सुनाओ। अरे कहानी बोले तो यही मेरी बात है, इसी बात का तो तुमने मुझे स्वर्ण मुद्रा दी एक। महात्मा मैं तो सोच रहा था कि आप कोई कहानी सुनाओगे। नहीं नहीं, पर ये जो बात है तुम्हारे जिंदगी से रिलेटेड बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, और इसका अमल तुम्हें हमेशा याद रखते हुए करना है। उसने कहा ठीक है महात्मा, पर मुझे तो कहानी सुनने की इच्छा थी, यदि तुम्हें और कोई बात सुनना है तो तुम्हें और स्वर्ण मुद्रा देना पड़ेगा। उसने दोबारा स्वर्ण मुद्रा दी। तो महात्मा ने कहा कि देखो, जीवन में यदि किसी की कोई गुप्त बात तुम देख लो, कोई रहस्यमय बात तुम देख लो, किसी का मर्म जान लो, तो वो बात अपने मुंह से कभी किसी को मत बताना। महात्मा फिर से चुप हो गए। महात्मा ये तो आप मुझे सीख दे रहे हो, ये तो आपने मुझे एक शिक्षा दी है, कहानी कुछ नहीं सुनाई, मेरी बात ही शिक्षाप्रद है। तुम इन बातों का यदि सचमुच में अमल करोगे ना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। हाँ महात्मन, मैंने ये बात तो आपकी गांठ बांध ली, अच्छी तरह से बांध ली, और मैं इसके ऊपर अमल भी करूंगा। पर मुझे तो इच्छा, अरे कहानी क्या, ये तुम्हारी जिंदगी की कहानी बनने वाली है, इससे बढ़कर और क्या होगा। तुम्हें और कुछ सुनना है तो एक स्वर्ण मुद्रा और दो। इसने अब तीसरी स्वर्ण मुद्रा भी दे दी, अभी उसके पास सिर्फ 2 स्वर्ण मुद्राएं बची। उसने कहा ठीक है महात्मन, और कोई बात सुना दो ऐसी। तो महात्मा बोले, तुम किसी अत्यावश्यक कार्य से कहीं जा रहे हो और रास्ते में कहीं सत्संग चल रहा है, और सत्संग में से किसी संत महात्मा या और किसी अन्य व्यक्ति ने आकर तुम्हें कहा कि भाई सत्संग चल रहा है, एक घड़ी आधी से पुनियाद संगत सत्संग की साथ में कर लोगे तो टले कोटि अपराध। साधु की संगत आधी घड़ी से भी आधी घड़ी, थोड़ा सा समय भी यदि तुमने निकाल के कर लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे समय में यदि कोई सत्संग के लिए तुम्हें रोकता है तो मना मत करना, सत्संग सुन लेना, उसके बाद में दूसरा अत्यावश्यक जो काम है वो करना। उसने सोचा कि ये क्या ज्ञान की बातें है सारी, और मेरे से एक एक स्वर्ण मुद्राएं ले ली। महात्मा चुप हो गए और सामने ही उनकी कुटिया जहां पर वो रहते थे दूसरे महात्मा, वो आ गई। उसने कहा कि भाई अब तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, बहुत बहुत धन्यवाद, पर ये तीनों बातें आत्मसात करके रख लो, तुम्हारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अब ये सोचने लगा कि मेरे पास तो 5 स्वर्ण मुद्राएं थी, उसमें से भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, अब 2 स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या व्यापार करूंगा। खैर, पर एक समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा होकर भी ये चाहते तो मुझे आराम से शिक्षा दे सकते थे बातें करते करते, पर महात्मा होकर भी इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं ले ली। जिन्होंने की सब कुछ त्याग दिया है, सब कुछ मोह माया से उपरत हो चुके हैं, भला उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं का उनको क्या काम। मन में तरह तरह के विचार आते रहे, विचारों का चक्र चलता रहा और रास्ता भी इसका कटता चला जा रहा था। एक छोटा सा गांव दिखा, उस गांव की एक धर्मशाला में रुकता है और सोचता है कि सवेरे सवेरे राजमार्ग पर समारूढ़ होते हुए मैं किसी न किसी नगरी पर पहुंच ही जाऊंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर वो निकल पड़ा। गांव वालों ने कहा कि यहां से सिर्फ 10 कोस दूरी पर चंद्रपुर नाम की नगरी है, वहां चले जाओ तुम, वहां पे तुम्हें व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग भी मिल जाएंगे और तुम्हारा साथ भी देने वाले सहयोगी के रूप में तुम वहां पे अपने आप को पाओगे। ये निकल पड़ा।
वहां पे जाने के पश्चात विजय कुमार को संजय दत्त नाम का एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ युवा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। संजय दत्त ने विजय कुमार को देखकर कहा कि भाई कौन हो तुम? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं शहर में जा रहा हूं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करूंगा, कारोबार करने के लिए आया था, पर शायद व्यापार नहीं कर पाऊंगा तो छोटी मोटी कोई नौकरी मिल गई तो वही कर लूंगा कुछ समय के लिए, उसके बाद में मैं व्यापारी हूं, व्यापार ही करूंगा। उसने कहा कि भाई एक काम करो, तुम्हें यदि काम की जरूरत है तो मेरे पास एक काम है। मैं हूं राजा का सेवक और राजा के अस्तबल में मैं घोड़ों का ख्याल रखता हूं। मेरे पास राजा के 7 घोड़े हैं। उन घोड़ों की देखरेख करना, उनको समय समय पर चारा पानी खिलाना और उनको ट्रेनिंग देना, यही मेरा काम है। मुझे अपने घर गए हुए कम से कम 5 साल हो गए। बड़ी याद आ रही है। माता पिता वृद्ध हो चुके हैं, कई बार उनका बुलावा आ गया, संदेशा आ गया, पर मेरा जाना ही नहीं होता, क्योंकि राजा कहते कि तुम जाना चाहो जा सकते हो, पर तुम्हारी जगह पर किसी ना किसी को तुम नियुक्त करके जाओ जो मेरे घोड़ों का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। यदि तुम ये काम कर सकते हो तो तुम्हारी नौकरी पक्की। मैं जब आऊंगा तब तुम्हें व्यापार करने की छूट है, तुम चले जाना। इसने सोचा कि कोई बुराई तो नहीं है। अचानक महात्मा की बात याद आई। शहर में जाते ही तुम्हें कोई भी ऑफर मिले तो मना मत करना और उस काम को अपना खुद का काम है ऐसा समझकर करना। स्वर्ण मुद्राएं दी थी, क्योंकि फ्री में ज्ञान नहीं मिला था, और जब पैसा देकर हम कोई खरीदते हैं ना तो उसकी वैल्यू होती है। किताबें भी यदि आपको कोई फ्री ऑफ चार्ज दे रहा है ना तो दोस्तों आप उठाकर एक तरफ रख दोगे, पढ़ोगे भी नहीं उसे। चाहे वो डाइनिंग टेबल के ऊपर भी पड़ी रही, रोज आते जाते देख रहे हो, पर नहीं पढ़ोगे। पर वही किताब यदि जेब से पैसा खर्चा करके आपने खरीदी है तो उसका एक एक पन्ने की एक एक लाइन अच्छी तरह से पढ़ोगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसने भी स्वर्ण मुद्रा देकर वो ज्ञान हासिल किया था, वो बात हासिल की थी। तो उसने कहा कि ठीक है। ये बड़ा खुश हुआ। संजय दत्त भी उस विजय कुमार को लेकर पहले अपने अस्तबल के अंदर लेकर जाता है, बताता है ये 7 घोड़े हैं और प्रतिदिन किस तरह से तुम्हें इनकी देखभाल करना है वो ट्रेनिंग दे देता है और राजा के पास लेकर जाता है। राजा को कहता है कि महाराज ये विजय कुमार है, मेरा मित्र है, और जब तक मैं अपने गांव से वापस नहीं आता हूं आपके घोड़ों का ये अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। राजा ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, पर मेरे घोड़ों में कोई कमतरता रह गई तो उसकी सजा मैं इसे नहीं तुम्हें दूंगा। उसने कहा नहीं महाराज, ऐसी नौबत नहीं आएगी, ये मेरे से ज्यादा होशियार है। राजा को इस तरह से कहकर संजय दत्त अपने गांव के लिए निकल जाता है। विजय कुमार को संजय दत्त जाते जाते कहता है कि ये जो मकान है अस्तबल के बिल्कुल नजदीक था, थोड़ी सी दूरी पर, ये मेरा है। राजा ने मुझे इसमें नियुक्त करके रहने के लिए दिया है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम इस मकान में भी रहना चाहो तो रह सकते हो। ये उसकी चाबी है। अपने मकान की चाबियां संजय दत्त विजय कुमार को सौंपकर निकल जाता है। अब विजय कुमार घोड़ों को पहले जाकर थपथपाता है, उनके पूरे शरीर पर हाथ फेरता है। घोड़े पहले हिनहिनाते हैं पर बहुत जल्द उनकी दोस्ती हो जाती है। अब प्रतिदिन हर एक सेवक को, ऐसे कई सेवक थे, 15-20 सेवक, और हर एक सेवक को 7-7 घोड़े राजा ने उनकी देखभाल करने के लिए सौंप के रखे थे। सभी सेवक सवेरे सवेरे जाते थे और
20-20 शेर चना लेकर आते थे। उन चनों को पहले भिगोते थे, फिर उनको कूटते थे और उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर मिक्स करके, जिससे कि घोड़े हृष्ट पुष्ट होवे, तंदुरुस्त रहे, ऐसी औषधि वगैरह भी मिलाते थे और उन घोड़ों को खिलाते थे। इसने 20 शेर चने लिए, पहले उनको भिगोया, फिर कूटा, बारीक पीसा और सभी घोड़ों को जैसा वो संजय दत्त करता था वैसा उस तरह से करके उसने खिला दिया। सोचा कि बाकी के जितने सेवक है, चलो इनसे थोड़ी देर के लिए बात करके आता हूं, इनसे मुलाकात करके आता हूं, इनका परिचय ले लेता हूं। तो देखा उस हॉल के अंदर बाकी के सभी सेवक जो घोड़ों का ख्याल रखने वाले थे, वे सब के सब मदिरा पान कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, हंसी ठिठोले कर रहे थे। उसने कहा, अरे भाई तुम इतने जल्दी तुमने काम निपटा दिया अपना? हाँ, हमने काम निपटा दिया, पर तुम तो शराब वगैरह ये सब पी रहे हो, इतना पैसा तुम कहां से लाते हो? अरे भाई, तुम संजय दत्त के कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीनों के लिए मेहमान रूप में आए हो, इसलिए तुमको बता देते हैं। आज तो खैर तुमने पूरे के पूरे 20 शेर चना पीस के घोड़ों को खिला दिया, पर आगे से तुम ऐसा मत करना। हम सिर्फ 5 शेर चना पीस कर घोड़ों को खिलाते हैं, बचा हुआ 15-15 शेर हम बाजार में बेच देते हैं, उसी से मदिरा वगैरह हम खरीदते हैं और एंजॉय करते। पेट के लिए क्या नहीं करेंगे? क्या हम ऐसी जिंदगी भर तक जीते रहेंगे? नहीं नहीं, हम ऐशो आराम करने वाले लोगों में से। और कल से तुम भी यदि सुखी रहना चाहते हो हमारी तरह, तो ऐसा ही करना। पर भाई, ये तो तुम राजा को सरासर धोखा दे रहे हो। राजा को यदि पता चला तो जानते हो इसकी सजा क्या मिलेगी? ए भाई, तुझे हमने बता के गुनाह किया क्या? और ये बात अब अपने तक ही सीमित रखना, नहीं तो तुम्हारी लाश मिलेगी। धमकी दे दी सबने। ये बेचारा चुपचाप आया और अपने कमरे में आकर सो गया। सोचने लगा, बात तो सही कह रहे हैं, यदि मैं भी 5 शेर चना पीस कर घोड़ों को खिला दूं और बचे हुए 15 शेर बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करूं, और उसके बाद में मेरा व्यापार तो चमक जाएगा। तरह तरह के विचार अब इसके मन में आने लगे। पर दूसरे ही क्षण महात्मा की वो बात याद आ गई कि जो भी काम तुम करोगे अपना खुद का समझकर करोगे, ये तो धोखा देना हो जाएगा। नहीं, मेरे पर विश्वास करके संजय दत्त ने यह काम संभलाया है, मैं इसमें कुछ भी खोट नहीं होने दूंगा। दूसरे क्षण उसने विचारों को त्याग दिया और दत्त चित्तता के साथ प्रतिदिन घोड़ों को अच्छी तरह से खिलाने लगा और घोड़ों की मालिश वगैरह भी वो करने लगा। कब उसका समय व्यतीत हो जाता पता ही नहीं चलता था। करीब 1 महीना हो गया। विजय कुमार के घोड़े अत्यंत तंदुरुस्त हो गए थे। पहले वे भी ऐसे कृषकाय थे, क्योंकि वो भी इनके साथ में मिला हुआ था, इनका तो बॉस था वो। पर अब क्या, अब चेंज हो गया था। अब संजय दत्त के बजाय विजय कुमार उनका ख्याल रख रहा था। राजा के मन में एक दिन आया कि चलो, जो मेरे घोड़े हैं इतने सारे, उनको देखा जाए और उसमें से किसी एक घोड़े की सवारी की जाए। मंत्री को बुलाया और अपनी भावना प्रकट की कि मंत्री जी, मुझे अपने अस्तबल में लेके चलो, मुझे घोड़ों को देखना है। मंत्री जी तैयार हो गए। फटाफट राजा को वहां पर लाया गया और कहा कि महाराज, अस्तबल आ चुका है। तो राजा देखने लगा, घोड़े दूर से इतने कृषकाय क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक काम करो, शायद इन्होंने आज इनको नहलाया वगैरह नहीं होगा, कल अपने राज्य मैदान के अंदर सभी सेवकों को अपने अपने घोड़े लेकर सजा धजा कर लाने का आदेश दो। मंत्री ने आदेश दे दिया। दूसरे दिन सभी अपने अपने घोड़ों को सजाकर राज मैदान के अंदर आ जाते हैं। राज मैदान में आते ही राजा जब देखता है तो ये घोड़े तो पहले अत्यंत हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ नजर आते थे, आज ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? मंत्री कहता है, शायद सेवकों ने इनका बराबर ध्यान नहीं रखा होगा। राजा ने गुस्से में आकर कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्या इन्हें बराबर चना वगैरह नहीं मिलता है?
कि महाराज 20-20 शेर चना प्रतिदिन दिया जाता है। अब राजा देखते देखते जब विजय कुमार की तरफ आए तो उनके घोड़ों को देखकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुआ कि क्या बात है, तुम्हारे घोड़े इतने हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ कैसे नजर आ रहे हैं, बाकी के घोड़े क्यों नहीं? महाराज मैं तो इनका बराबर ख्याल रख रहा हूं, पर इनके घोड़े क्यों नहीं? फिर क्या ये चना नहीं खिलाते हैं? महाराज यदि आप सुनना चाहो तो राज दरबार में इन सभी को कल बुलाओ, मैं बताता हूं। अब राजा आदेश दे दिया उसने कि कल सभी सेवक जो घोड़ों का ख्याल रखते राज दरबार में हाजिर होंगे। हाँ विजय कुमार, तुम तो वही हो ना जो संजय दत्त की जगह पर तुम आए हो? हाँ महाराज, उन्होंने ही मुझे ये काम सौंपा है और आपकी मेहरबानी से मैं काम कर रहा हूं। अब बताओ तुम्हारे घोड़े इतने स्वस्थ कैसे हैं और बाकी के घोड़े क्यों नहीं? महाराज ये सभी सेवक आपके आंखों में धूल झोंक रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। ये 5-5 शेर चना सिर्फ घोड़ों को खिलाते, बाकी का 15 शेर चना बाजार में बेच देते हैं और उसके बाद में अय्याशी करते हैं। राजा को ये सुनते ही गुस्सा आ गया और राजा ने इन सभी सेवकों को कड़ी से कड़ी सजा देने की फरमाइश कर दी। तो विजय कुमार बोलने लगा कि महाराज इनकी ये पहली गलती है, आप इनको हिदायत दीजिए, छोड़ दीजिए, सजा मत दो। अगली बार यदि इन्होंने ऐसी कोई हिमाकत की तो फिर आप सजा देना। सब के सब राजा को दया आ गई विजय कुमार की बातों को सुनकर और उसने कहा कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ये सभी अनुनय विनय करने लगे, राजा के चरणों में गिर गए कि महाराज हमारी से गलती हो गई। सबने अपने अपने गुनाह कबूल कर लिए। अब राजा ने कहा कि ठीक है, आज विजय कुमार की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर आइंदा गलती किया तो नहीं छोड़ूंगा। उनके जाने के पहले ही राजा ने अपनी अंगूठी निकाली हीरे की और विजय कुमार को देते हुए कहा कि विजय, जब भी ये मुट्ठी भर भी चना का दुरुपयोग करते हैं तो मुझे आके सूचित करना और तुम्हें राजभवन में आने जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये अंगूठी बताना, तुम्हें सम्मान के साथ भीतर लाया जाएगा। तुम पूरे राजभवन में कहीं पर भी आ जा सकते हो। ये अंगूठी इसी बात की द्योतक है। ये बड़ा खुश हुआ, महाराज की जय हो करता हुआ, और हां, आज के बाद तुम इन सब के ऊपर निगरानी रखोगे, सुपरवाइजर हो तुम। ये बड़ा खुश हो गया। अब ये लोग भी अच्छी तरह से काम करने लगे। करीब 1.5 महीना हो गया। अब संजय दत्त भी जब वापस आया तब ये विजय कुमार घोड़ों को देखने को ही गया था, सुपरवाइजर था ही, किस घोड़े को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी की मसाज तो नहीं अच्छी तरह से हो रही है, सब देखने जाता था। क्योंकि उसके निगरानी के अंदर अब घोड़े तेज तर्रार, तेज गति से, पवन वेग से चलने वाले हो चुके थे। अब जैसे ही ये आया तो देखा इसने अपना रूम तो बिल्कुल बहुत सुंदर नजर आ रहा है, पर विजय कुमार नहीं था। तो अड़ोसी पड़ोसी जो दूसरे सेवक थे उन्होंने आकर संजय दत्त को घेर लिया और सब कुछ बात बता दी कि तुम्हारे जाने के पश्चात ये किस तरह से अब हमारे ऊपर खाने पीने का भी प्रबंध हो गया। हम 20 का 20 शेर पूरा चना घोड़ों को खिलाते, अब हम दारू वारू कुछ नहीं पी पाते। इसने आके तो सब गुड़ गोबर कर दिया। कोई बात नहीं, तुम डरो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा इसको। अब ये तो यहाँ से जाने वाला है। और ये हाँ, इसको तो महाराज ने हमारा सुपरवाइजर बना दिया। ये कहाँ से जाएगा अभी? अब तो तुम भी इसके अंडर में काम करने वाले हो, ऐसे हो गए हो। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। अरे उसको तो महाराज ने अपनी हीरे की अंगूठी भी दी है, वो तो राजभवन में भी कभी भी आ जा सकता है, उसको निकालना भी इतना आसान नहीं है। ये सुन सुन के अब संजय दत्त के मन में विजय कुमार के प्रति ईर्ष्या की भावना जागृत हो गई। अब होता क्या है, एक दिन अचानक बादल गरजने लग जाते हैं, बिजलियां कड़कड़ाने लग जाती है। राजकुमारी सुंदरी जो कि राजा की इकलौती लड़की थी, वो संजय दत्त से प्रेम करती थी। वो घबरा गई,
बहुत समय हो गया था और संजय दत्त कह के गया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। आज बिजलियां कड़कड़ाने लगी तो विरह की आग के अंदर ये तपती हुई सोचने लगी कि नहीं, आज तो मैं इससे मिलके ही रहूंगी। और उसने गवाक्ष में से देख लिया था कि संजय दत्त आ चुका है। रात्रि के प्रथम प्रहर में जब बिजलियां जोरों से कड़कड़ा रही थी और बादल गर्जना कर रहे थे, अचानक विजय कुमार की आंख खुली। इधर इन दोनों ने मुलाकात कर ली थी। विजय कुमार ने पूछा संजय दत्त से, कैसे हो, कब आए? अभी आया हूं, पर तुमने तो मेरे इस मकान को बहुत सुंदर बना के रखा है। अब विजय कुमार ने इसको सारी बात बताई, जो भी हुआ था, जो कि संजय दत्त अपने साथियों से पहले ही सुन चुका था। इसने ये भी बताया कि राजा ने मुझे सोने की अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ वो अंगूठी भी दी। ये सब जान चुका था, पर मन ही मन ईर्ष्या कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर वो सुपरवाइजर था अभी उसका भी। खैर, दोनों जब चुपचाप सो गए और रात्रि के प्रथम प्रहर में जब गड़गड़ाहट और गर्जना होने लगी तो ये उठा। विजय कुमार सोचने लगा कि घोड़ों को किसी ने खुला तो नहीं छोड़ दिया है, जाके मैं अस्तबल के अंदर पूरी निगरानी करके आता हूं, देख के आता हूं। और ये उठकर चला गया। इधर राजकुमारी सुंदरी अपने कक्ष में बेचैन हो जाती है। उसने एक लकड़ी का पटिया अपने पलंग को हटाकर उठाती है और गुप्त मार्ग की जो सीढ़ियां रहती है उस सीढ़ियों पर से चलते हुए वो सीधा संजय दत्त के वहां की एक पट, फर्श में से लकड़ी की पट को खोलती है और ऊपर आती है, संजय दत्त को उठाती है। संजय दत्त बोलता है, तुम कहां से आ गई? जल्दी से चले जाओ, क्योंकि विजय कुमार सो रहा है। पर जैसे ही विजय कुमार के पलंग की तरफ उसकी निगाह गिरती है, विजय कुमार तो वहां था ही नहीं। अब राजकुमारी सुंदरी को संजय दत्त सारी बात बताता है। ये विजय कुमार अब हमारा भी सुपरवाइजर बन चुका है और वो पता नहीं कहां चला गया, अभी तो सो रहा था। उसने यदि हमें देख लिया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। राजकुमारी उसे विश्वास दिलाती, तुम डरो मत, इस विजय कुमार का तो मैं कल ही इंतजाम कर देती हूं। हमारे प्रेम के अंदर कोई बाधा आए मैं उसे सहन नहीं कर सकती। और तुम इतना समय कहां चले गए थे अपने माँ बाप से मिलने के लिए? पता है एक एक दिन मैंने कैसे निकाला है यहां पर। राजकुमारी सुंदरी बोले जा रही थी। इधर संजय दत्त की हालत खराब हो रही थी। अचानक जब ये घोड़ों को देखकर आया तो आवाज, एक स्त्री की आवाज उसे सुनाई दी, पर दरवाजा बंद था। गवाक्ष में से इसने देखा तो राजकुमारी स्वयं संजय दत्त से वार्तालाप कर रही है। उसे समझते देरी नहीं लगी कि राजकुमारी पर यहां आई कैसे। जरूर इसका और इसका कोई चक्कर है और कोई गुप्त मार्ग यहां पर है। इधर ये कहे जा रहा था कि तुम चली जाओ, कभी भी यदि विजय कुमार आ गया और उसने हमें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राजकुमारी सुंदरी कहती कि ठीक है, मैं जाती हूं और कल ही इसका काम तमाम करती हूं। और उसी रास्ते से वो निकल गई। इस बीच ये भी थोड़ा सा चक्कर मार के वापस आया। इसने भी दरवाजा खोला तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ये वापस आया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। इसने भी देखा कि ये हो सकता है अब सुपरवाइजर है, घोड़ों को देखने चला गया होगा। यही सोचकर ये शांत रहा, पर इसने देखा कि आ गया है। अब राजकुमारी सुंदरी और संजय दत्त का कुछ चल रहा है ये जानते हुए भी, पर राजकुमारी आई कहां से, कैसे आई? जरूर यहां पर गुप्त मार्ग होगा। संजय दत्त जैसे ही कल किसी काम से बाहर जाएगा मैं इसका निरीक्षण करके पता लगाऊंगा, ये सोचती। पर ब्रह्म मुहूर्त में ही बात कुछ अलग ही हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में ही राजकुमारी उठती है और चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। सैनिक इकट्ठे हो जाते हैं, राजा भी आता है। राजा को ये कहती है कि कोई तो भी तुम्हारा विजय कुमार नाम का वो आया था सुपरवाइजर, अस्तबल घोड़ों का ख्याल रखने वाला,
और वो मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। महाराज पिताजी, आप उसे अभी के अभी पकड़कर मंगाओ और उसे कड़ी सी कड़ी सजा दो। महाराज को भी गुस्सा आ गया। शायद आपने जो उसे अंगूठी दी ना, कहीं पर भी आ जा सकता है, उसने हो सकता है किसी पहरेदार को अंगूठी बताई होगी और बेधड़क वो मेरे रूम तक आ गया। राजा को और ज्यादा गुस्सा आने लगा। क्रिया चरित्र जो कुछ उसने संजय दत्त से सुना था उसके हिसाब से उसने पूरी कहानी बना डाली और इस तरह से खेल खेला। राजकुमारी की बात सुनते ही राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ उसे पकड़ के मेरे पास लेके आओ। पर दूसरे क्षण उन्होंने कहा कि रुको। राजकुमारी को भी समझाया कि जल्दबाजी में काम करना ठीक नहीं, मैं उसे सवेरे ही शिक्षा दूंगा, तुम चिंता मत करो। महाराज शिक्षा नहीं, उसकी गर्दन मेरे हाथों में चाहिए, ऐसा कह दिया। अब होता क्या है, दूसरे दिन राजा सोचता है यदि मैं सभा के अंदर सबके सामने विजय कुमार को इस तरह से जलील करूंगा तो लोग हमारे घर की इज्जत भी बाजार में हो जाएगी। ऊपरा ऊपरी मैं कोई काम करूं तो ज्यादा अच्छा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये कुछ करना पड़ेगा। अब होता क्या है, दूसरे दिन राजा स्वयं प्रातःकाल होते ही भैरव के पास जाते हैं। जो भैरव जंगल में रहता था और भैरव एक खूंखार राजा के गुप्त कामों को करने वाला। भैरव के पास जाकर राजा कहता कि मैं तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजूंगा, उसका सर धड़ से अलग कर देना, धड़ को जमीन में गाड़ देना और सर को दूसरा व्यक्ति भेजूंगा, उसके करीब आधे घंटे के बाद उस व्यक्ति के पास वो धड़ मेरे को भिजवा देना, सर मेरे को भिजवा देना, धड़ को दफना देना। इसके बदले में ये 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दे रहा हूं, पर यह बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। भैरव को आदेश देकर राजा निकल पड़ते हैं। विजय कुमार को बुलाते हैं राजा। सवेरे सवेरे जब राजा का आदेश आया तो विजय कुमार जाता है कि महाराज आदेश दो। महाराज कहते कि देखो विजय कुमार, जंगल में जाना है तुम्हें, वहां पे भैरव नाम का व्यक्ति मिलेगा, बस उसके पास जाके कहना है कि महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है, बाकी का काम वो करेगा। ठीक है, पर यह बात गुप्त रखना है। विजय कुमार सोचने लगा कि सवेरे सवेरे प्रातःकाल हुआ ही है, महाराज ने इतने सारे विश्वस्त होते हुए भी ये काम मुझे क्यों दिया, पर ठीक है, ज्यादा सोचने का समय नहीं, वो निकल पड़ता है। उसके मन में तो आया था रात को मैंने जो कुछ देखा राजकुमारी का और संजय दत्त का महाराज को बता दूं, पर महात्मा की बात याद आ गई, किसी का भी मर्म प्रकाशित मत करना, किसी का जो गुप्त बात है, किसी का कोई रहस्य तुमने जान लिया है तो कभी मत बताना। बस मौन हो गया और महाराज के कथनानुसार भैरव के पास जाने की तैयारी करने लगा। अब सवेरे सवेरे रास्ते में ही सत्संग हो रहा था, 8-10 महात्मा बैठे हुए थे और उसी बीच एक महात्मा ने जब इसे जाते हुए देखा कि भाई सवेरे सवेरे सत्संग हो रहा है, बस आधे घंटे का और है, तनिक बैठ जाओ और फिर प्रसाद लेकर चले जाना। उसने कहा नहीं, मुझे जरूरी काम है महात्मा, मैं नहीं रुक सकता हूँ, वापस आके मैं बैठ जाऊंगा, प्रसाद ले लूंगा, अभी मुझे महाराजा का काम है, जाने दो। थोड़ा सा आगे गया, एकदम उसे उस महात्मा की याद आई, 3 स्वर्ण मुद्राएं जिसे दी थी। उन्होंने कहा था कि कितना भी आवश्यक काम हो और बीच में सत्संग चल रहा और कोई तुम्हें विनंती करता हो तो एक घड़ी आधी से पुनियाद, संगत साध की टले कोटि अपराध। थोड़ा सा संगत भी यदि तुमने कर लिया तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के अपराध भी क्षमस्व हो जाएंगे। बस वो वापस आता है और बैठ जाता है, सत्संग का लाभ। इधर राजा ठीक आधे घंटे के बाद संजय दत्त को बुलाता है और संजय दत्त को कहता है कि जाओ भैरव के पास और भैरव तुम्हें जो कुछ दे वो लेकर मेरे पास आ जाओ, खोलना मत। उसने कहा ठीक है। संजय दत्त अपने घोड़े के ऊपर बैठकर चला जाता है, वो पहुंच जाता है भैरव के पास तो और कहता है कि मुझे महाराज ने भेजा है। उसने कहा कि ठीक है, तुम अंदर भीतर रूम में चलो
और जैसे वो भीतर रूम में आता है, भैरव अपनी तलवार निकालता है और संजय दत्त को बिना कुछ पूछे गर्दन उसकी धड़ से अलग कर देता है, उसकी बॉडी को दफना देता है, उसके उस सर को लपेटता है, एक थाली के अंदर डालता है, बक्से में रखता है और इंतजार करता है। इस बीच सत्संग समाप्त होता है, ये प्रसाद लेता है और चल पड़ता है। भैरव के पास आते ही कहता है कि महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा, ये महाराज को दे जाना, पर इसमें क्या है देखना मत। वो बोलता है ठीक है। उसने सोचा कि मुझे क्या लेना देना। वो पहुंचता है, उस समय राजकुमारी भी और राजा भी सिंहासन पर बैठे इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जब ये विजय कुमार आता है तो देखते ही दोनों के दोनों हतप्रभ हो जाते हैं। ये कैसे आ गया, ये जिंदा कैसे? राजा के मुंह से भी निकलता है कि तुम कैसे आ गए? अरे महाराज, आपने ही तो अभी भेजा था। ठीक है, इसे खोलो। खोला, पिटारी के अंदर थाली के ऊपर संजय दत्त का सर देखते इसके विजय कुमार के भी मुंह से, राजकुमारी के भी मुंह से और राजा के मुंह से भी एक चीख निकल जाती है, अरे ये तो संजय दत्त, इसको मार दिया। राजा समझ गया कि संजय दत्त विजय कुमार के पहले पहुंच गया, इसलिए भैरव ने इसका ही काम तमाम कर दिया। पर इसी बीच जैसे अपने प्रेमी के सर को देखा, राजकुमारी की चीख निकल गई और वो कहने लगी कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मैंने ही षड्यंत्र रचा विजय कुमार को मारने के लिए, मुझे क्या पता कि ये तुम्हारे ऊपर आके पड़ेगी। ये सुनते ही राजा सोचने लगा ये क्या बोल रही है राजकुमारी। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और राजकुमारी के गर्दन पर लगाकर बोलने लगे कि सच सच बता, क्या माजरा है। राजकुमारी ने स्पष्ट रूप से सब कुछ सच सच कहा कि मैं इससे प्रेम करती थी और मुझे रात को इसी ने कहा था कि विजय कुमार आ गया है और वो हमारे प्रेम में बाधक बन सकता है। उसको राजा ने अंगूठी भी दी है, वो कहीं पे भी आ जाए, उसने किसी दिन देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने इसे ही रास्ते से हटाने के लिए ये सारा त्रिया चरित्र रचा था। राजा को सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, पर राजा कुछ बोले इसी के पहले वो तलवार राजा के हाथ से खींचती है और खुद ही अपने पेट में घुसा के अपने प्रेमी के पास गिर पड़ती है, मर जाती है। राजा सभा को बुलाता है और सब कुछ जो कुछ है यथार्थ रूप से प्रजा को बता देता है कि किस तरह से विजय कुमार आया था, किस तरह से उसने मेरे बाकी के सेवकों को सबक सिखाया और किस तरह से राजकुमारी एक संजय दत्त से, जो कि मामूली व्यक्ति, उसके प्रेम जाल में फंस गई थी। मैं विजय कुमार को निरपराध होते हुए भी मारने की मैंने कोशिश की, पर विजय कुमार सचमुच में एक पुण्य जीव है, पुण्यात्मा है। उसकी वजह से जो मैंने पाप का भागी बना हूं, उसका प्रायश्चित यही है कि आज के बाद पूरी राज्य की धुरा में विजय कुमार को सौंपता हूं और मुझे उस दंड के फलस्वरूप मैं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करता हूं। राजा को बहुत मंत्री, महामंत्री, राजगुरु सबने मना किया कि महाराज आप ऐसा मत कीजिए, पर राजा नहीं माना। उसने अपना राज मुकुट निकालकर विजय कुमार के सर पे रख दिया और कहा कि आज से ऐसा योग्य राजा तुम्हें फिर नहीं मिलेगा। और व्यापार करने के लिए निकला हुआ विजय कुमार महात्मा की 3 वचनों को निभाकर उसने क्या पद प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, जो कुछ सत्संग में हमें सीखने को मिलता है, जो कुछ महात्मा हमें ज्ञान के रूप में कुछ शिक्षा देते हैं, कोई बात बताते हैं, तो उसे सुन के इस कान से मत निकालिए, उसे आत्मसात कीजिए। आत्मसात की हुई बात हमेशा अक्षुण्ण रहेगी, आपके जीवन का निर्माण कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।